कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? होप सो सब अच्छा चल रहा हो। स्वस्थ रहिए और सबको याद करते रहिए। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा तीसरा लेसन। आपको पता ही होगा कि तीसरा लेसन क्या है। हिमालय की बेटियाँ। आज का हमारा तीसरा लेसन है हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक है नागार्जुन। बच्चों, नागार्जुन जी ने यहाँ पर शीर्षक ही इतना प्यारा दिया है, हिमालय की बेटियाँ, कि एक बार तो हमें वो सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये हिमालय की बेटियाँ कैसे हो सकती है। क्योंकि हिमालय का नाम आता है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि हिमालय पर्वत की बात है। जी हाँ, यहाँ पर भी हिमालय पर्वत की बात ही नागार्जुन ने की है कि नदियों के प्रति लेखक की भावना कैसी थी। कि पहाड़ों की गोद से निकलने वाली नदियाँ सागर से मिलने तक अपना रूप बदलती रहती है। हमने देखा है कई बार, हम भी जैसे कि घर से निकलते हैं अच्छे से सज सवर के निकलते हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचना है तब तक थोड़ा बहुत तो हम चेंज हो ही जाते हैं। सेम यहाँ पर ये तो नदी है, जब वो हिमालय की गोद में से निकलती है तब वो बहुत अच्छी तरह से कूदती, सब जगह पे फैलती हुई निकलती है। लेकिन जब वो आगे आगे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे उसका जो ब्रॉड, जो जिस तरह से वो फैली हुई होती है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। लेखक ने इन नदियों को दूर से ही देखा था। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि नागार्जुन जी को घूमने का बहुत शौक था। वो प्रकृति के बहुत ही प्रकृति से उनको इतना प्यार था कि उनके खाने में, उनके सोच में, उनके विचारों में हर जगह पे प्रकृति ही थी। और जहाँ पर स्पेशली ऐसी नदी जहाँ पर बहती है वहाँ पे तो उनको जाना बहुत ही अच्छा लगता था। ये नदियाँ उसे किसी सम्रांत महिला की तरह कभी गंभीर दिखती थी, कभी शांत दिखती थी, तो कभी खोई सी उनको लगती थी। यानी कि वो नदी को भी एक स्त्री की तरह, एक मनुष्य की तरह वो देखते थे। वह आदर और श्रद्धा के भाव से उन नदियों में डुबकी लगाया करते थे। लेखक जब इस बार हिमालय पर जाते हैं तो अपनी सोच के विपरीत उसने उन्हें वहाँ किसी और रूप में उनको पाया था कि पर्वत पर गंगा, यमुना, सतलज आदि दुबली पतली नदियाँ समतल मैदानों में विशाल रूप धारण कर लेती है। यहाँ से वो उछलती, कूदती, खिलखिलाती हुई आगे बढ़ती रहती है। पर जब वो मैदानों तक पहुँचती है तब तक उनका उल्लास जो है वो खो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से नदियाँ जब वो हिमालय के ऊपर से, हिमालय का बर्फ जब पिघलता है, सारी नदियों के साथ निकलता है, तब उसके मुख में से जब वो सारी उनकी बेटियां निकलती है तब वो सब जगह पे हमें ऐसा लगता है कि बस जल ही जल है। लेकिन जब जनरेशन के हिसाब से वो सारा पॉल्यूशन उसके अंदर जाने की वजह से, केमिकल्स होने की वजह से वो पानी जो है वो धीरे धीरे मैदानों में जाके वो सूख जाता है। यहाँ ये किसी अल्हड़ बाला जैसी दिखती है। लेखक इनके इस रूप पर जितना आकर्षित होता है उतना वह किसी लड़की या किसी कली को देखकर नहीं होता था। नागार्जुन ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है कि ये जो नदियाँ है वो एक छोटी बाला जो होती है, कोई ब्यूटीफुल गर्ल होती है जिसको देखकर हम आकर्षित होते हैं, वैसा बिरुद यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली ये नदियों को दिया है। पर्वत की नटखट बेटियाँ, ऐसा बिरुद उन्होंने दिया है कि हिमालय पर नदियों को इस रूप में देखकर लेखक हैरान होकर सोचता है कि ये नदियाँ आखिर कहाँ भागी जाती है। वहाँ से निकलती है, वही एक ही राह में सब चलती जाती है, लेकिन आगे देखो तो पूरी स्प्रेड हो जाती है, तो वो जाती कहाँ है? ये किस लक्ष्य को पाने के लिए जाती है? ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त है। यहाँ पर नागार्जुन लेखक ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया है कि वो अपने पिता का विराट प्रेम पाकर आगे आगे निकलती जाती है। जी हाँ, हमें यहाँ पर इस पाठ का शीर्षक पता चल रहा है कि हिमालय की बेटियाँ, यानी कि हिमालय
एक पिता है और उसमें से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो उनकी बेटियाँ हैं। यहाँ पर खेलते खेलते ये कुछ दूर जाकर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा आदि के जंगलों में पहुंचकर मधुर बातें करती रहती है। इनको दूर जाता देखकर हिमालय अवश्य ही परेशान होता होगा। हमें भी पता है कि एक बेटी जब अपने पिता के पास रहता है तो वो दोनों के बीच का जो प्रेम, अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है। लेकिन जब वो लड़की विदा होकर चली जाती है तो उसके पिता को उस बेटी के लिए बहुत चिंता होती रहती है। यहाँ पर भी लेखक ने वही कहा है कि उनके पिता को उनके अंदर से निकलने वाली अपनी बेटियां जब दूर दूर जाती थी तब उनके लिए वो बहुत परेशान होते थे। पर हम उसकी चोटियों से यही बात पूछे तो कोई हमें जवाब नहीं मिलता था। लेखक हमेशा ये नदियों को पूछते रहते थे कि तुम आगे आगे बहती ही जाती हो, खिलखिलाती कूदती हुई यहाँ से निकली थी, लेकिन तुम कहाँ जाती थी। लेकिन नदियाँ उसे कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि आज हमें पता है कि ये नदियाँ निकलती है वहाँ पर बहुत उछल कूदते हुए निकलती है, लेकिन आगे जाके वो पानी सब सूख जाता है और उसको नष्ट करने वाला कौन है? हम मनुष्य। यहाँ पर मैं एक सीख देना चाहूँगी कि हमें पता है कि जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, ऐसा हम कहते हैं। तो हमें यही नदियों के पानी की रक्षा करनी चाहिए। हमारे घर में पानी, हमारे आजू बाजू कहाँ कोई पानी जा रहा होता है, नल अगर चालू होता है तो हमें उसको बंद करना, उसकी रक्षा करना, ये हमारा एक कर्तव्य होता है। यहाँ पर नागार्जुन जी ने, लेखक जी ने बहुत अच्छी बात की है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों महानदी की बात की है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदी है, जिनमें रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि सारी नदियाँ उसमें समाई है। ये महानद स्वयं में कुछ नहीं बल्कि हिमालय के पिघले हृदय की एक एक बूंद है, जो एकत्र होकर सागर से मिलने जाती है। यहाँ पर लेखक ने और भी एक बात कही है कि नदियाँ जब एक रात में निकलती है फिर आगे जाके वो सागर से मिलती है, तो हिमालय ने यहाँ पर सागर को अपना दामाद कहा है कि नदियाँ जब निकलती है तो सागर उसका हाथ थाम लेता है और उसके साथ फिर वो आगे 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 बहते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हिमालय ने सागर को अपना दामाद कहा है। इसमें लेखक ने और एक बात अंत में ऐड की है कि यक्ष और मेघदूत का प्रसंग दिया है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत के नायक मेघदूत से यक्ष के माध्यम से बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने का आग्रह किया है। कवि ने बेतवा को प्रेयसी के रूप में विचित्र यहाँ पर चित्रित किया है। लेखक सोचता है कि उसी की तरह कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। कालिदास को आप जानते ही हैं, जिन्होंने मेघदूत जैसा बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी। वास्तव में इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानी भागों में अलग अलग रूपों में जो भी देखेगा वह ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि वे नदियाँ अपने हर रूप में लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ पर काका कालेलकर ने बहुत अच्छी बात की है कि इन्होंने नदियों को लोक माता के रूप में विचित्र किया गया है। जी हाँ, हम हिंदू धर्म के हिसाब से हम नदियों को माता मानते हैं, पवित्र मानते हैं। काका कालेलकर ने ये नदियों को लोक माता कही है। ये लोगों का बहुविधि कल्याण करती है। लेखक इन्हें सबसे पहले बेटी के रूप में, फिर प्रेयसी के रूप में देखता है कि हमें एक स्त्री के प्रति जितना प्यार होता है, जैसे कि हमारे घर में हमारी माँ होगी, हमारी दादी होगी, हमारी बहन होगी, उनके प्रति हमें जितना प्यार है उतना ही प्यार, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें ये नदी से भी होनी चाहिए। इसके अलावा वह स्वयं को इनके साथ ममता के एक अलग धागे में बंधा भी महसूस करता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने जैसे हिमालय की बेटियाँ यानी कि खुद की बेटियाँ माना, एक प्रेयसी यानी कि एक खुद अपने आप को आकर्षित करने वाली एक पत्नी के रूप में भी माना था, और अंत में वो बहन का रिश्ता भी उनको मानते हैं। वह याद करता है कि जब वो तिब्बत में एक दिन बैठे थे शाम को और उदास थे कोई कारण की वजह से,
तब उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तब वो वहाँ पर सतलज के किनारे दोपहर को बैठ जाते हैं और उनका पैर वो नदी में डाल के बैठ जाते हैं, लटकाए हुए बैठे रहते हैं। इससे उसकी सारी थकान चली जाती है और इसीलिए वो कहता है कि वह सतलज का गुणगान करता है और कह उठता है कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। नागार्जुन जी ने यहाँ पर हिमालय की बेटियां ऐसा शीर्षक देकर हमें भी हिमालय के प्रति और उसमें से निकलने वाली सारी नदियों के प्रति हमारा भाव, जल के प्रति हमारा रिश्ता, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा आदर्श, हमारी रिस्पेक्ट दिखाई है कि हमें भी इसी तरह जिस तरह से हिमालय ने अपनी नदियों को अपने अंदर से निकालते वक्त उनको ध्यान रखना, ऐसी अगर बात की है तो हमें भी वो जल की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।